उसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल प्रोसेस में कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे ABC जितने भी कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं तो उनमें सबसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ABCDE जितने भी उधर बढ़ेंगे उतने उधर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग जानते हो, कल परसों बताए थे पिछले क्लास में कि जो रिएक्टेंट होते हैं ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट के होते हैं ना। तो पूरी पूरी बातें कल आप लोग समझे थे ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये हम लोग का एक अगला रिएक्शन है, जिसे हम लोग, ये हम लोग का आयरन है और H2SO4 है। तो जानते हैं जब भी कोई मेटल रिएक्टिव एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जब भी हम लोग का रिलेशन होगा तो फॉर्मेशन करेगा Fe2SO4 ठीक, और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। जब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन हम लोग का जो है बैलेंस नहीं है। तो जब हाइड्रोजन रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो देखो कैसे करोगे, तो इसमें क्या कैसे पता चला कि ये बैलेंस रिएक्शन जो हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन है। तो देखा जा रहा है यहाँ पर आयरन 1 है बट यहाँ पर आयरन कितना है, 2 है। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो सल्फेट हम लोग का कितना है, SO4, और यहाँ पर सल्फर 1 है और ऑक्सीजन हम लोग का 4 है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट में देखा जा रहा है तो ऑक्सीजन हम लोग का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 है और सल्फर 3 है। तो और हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन दिख रहा है बैलेंस है, बट यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस किया जाएगा, अब कुछ भी किया जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी लेटर लेट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया ना। तो जब D हो गया तो इसमें ये भी बताया था कल कि जो जितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे सबका इसमें मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोडक्ट वाले से तुलना करा देते, कंपैरिजन करा देते हैं। तो चलिए कराते हैं। तो हम लोग फॉर Fe के लिए चलते हैं, ठीक है। तो Fe का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल फाइंड करते हैं। तो जब फाइंड आउट किया जाएगा तो इसमें कितने एक यहाँ पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा A इक्वल टू, प्रोडक्ट में देखा जाए तो कितने ये Fe2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2C ना। तो जब 2C हो गया तो यहाँ पर Fe का काम खत्म हुआ। जब Fe का काम खत्म हुआ तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड के फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बट यहाँ पर उसके लेट किया गया तो 2 का मल्टीप्लाई करके बताया था मैंने, इसको लिखोगे फॉर हाइड्रोजन के लिए तो हो जाएगा 2B इक्वल टू। अब वहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखा जाएगा तो यहाँ पर मैंने D लेट किया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा इक्वल टू 2D, इक्वल टू 2D हो गया। अब हाइड्रोजन की बात खत्म हो गई, बात आती है सल्फर की, ठीक है, किसकी, सल्फर की। तो जब सल्फर की बात आएगी तो यहाँ पर जो सल्फर है हम लोग का कितना सल्फर है, 3 है, C यहाँ पर माना गया और यहाँ पर 3 सल्फर है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा फॉर सल्फर के लिए, ठीक है। तो फॉर सल्फर, तो सल्फर की बात करें तो यहाँ पर जो सल्फर है हम लोग का कितना सल्फर है, 3C यहाँ सल्फर, सल्फर B है। तो एक है तो एक का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो B हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3C हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का ये फोर्थ कंडीशन की बात करें तो अब ऑक्सीजन की बात आती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4। जब 4 ऑक्सीजन है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉर लिख देते हैं फॉर ऑक्सीजन गैस के लिए। तो जब ऑक्सीजन गैस की बात चलेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर, प्रोडक्ट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो 4 3 जा 12 है। तो 12 का उसमें C का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 12C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12C, ठीक। अब जितने भी होंगे सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तब क्या मिलेगा, अब पहले सबकी मल्टीप्लाई करके सब हमने लिख लिया है और D का हाइड्रोजन का हो गया है, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को भी देख लें तो अच्छा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे है, तो सभी हो गए बारी बारी से। तो इसमें मैंने कल बताया था जो ज्यादा बार आया हुआ रहता है उसका मान कितना मान लेते हैं, 1। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, C, क्या आया है, C।
तो जब सी आया है तो सी का मान मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिना हिचक मान लो सी की वैल्यू हो जाएगी 1। जब सी की वैल्यू 1 होगी तो ए, तो यहाँ से ए का मान निकलेगा, तो यहाँ पर जैसे सी बराबर हो गया ए, तो ए का मान हम लोग का मिल जाएगा 2, ठीक है, सी की वैल्यू रखोगे तो ए का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, ठीक है। अब बी का मान निकालते हैं यहाँ से, अगर बी का मान निकालें तो सी का मान 1 है, तो जाहिर सी बात है बी का मान भी कितना हुआ 3, तो यहाँ से बी का मान भी निकल गया। अब क्या करते हो कि जब डी का मान निकालना होगा तो यहाँ पर 2b = 2d है, ठीक है, तो यहाँ पर 2b = 2d होगा, तो ये अब b की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो ही गया है, कितना है 3 है, तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट अप कर देंगे। अगर 2 से 2 कटाना चाहे तो कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कटाओगे तो या फिर नहीं भी कटाओगे तो b की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो 3 × 2 = 6 होगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो 2 × 3 = 6 होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली d की वैल्यू हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हम लोग के पास किसकी वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सी का वैल्यू निकल चुका है, ए का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है, डी का वैल्यू निकल चुका है और यहाँ पे बी का मान निकल चुका है, ठीक है, बी का मान भी निकल चुका है। तो अब बचा क्या है, बचा तो कुछ नहीं लग रहा है, हाँ बी और सी हो ही गए, ठीक है। तो जब बी और सी हो गया है तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, सभी वैल्यू इसी में पुटअप कर देते हैं, ए की, बी की, सी की और डी की, सभी वैल्यू क्या किया जाएगा पुटअप कर दिया जाएगा। जब पुटअप करोगे तब देखो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर रख दोगे आप 2, तो हो जाएगा 2Fe प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, बी कहाँ है, हाँ बी यहाँ पे 3, तो वहां पर हो जाएगा 3H2SO4, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, रिएक्शन विथ है और वहां पर FeSO4 और सी का मान हमने माना है 1 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू रख देंगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो Fe2SO4 अब थ्राइस मिला प्लस डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान हम लोग के पास है 3, तो 3 रख दोगे तो हो जाएगा 3H2 ना। अब यहाँ से देखो सभी, अब सबकी वैल्यू मैच कराओ कि सभी लोग इक्वल है कि नहीं, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में देखते हैं आयरन का मोल्स कितने मोल्स है, कितने नंबर ऑफ एटम है 2, यहाँ पर भी देखा गया तो नंबर ऑफ हम लोग का Fe कितना है 2, तो Fe तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन की बात आती है, तो हाइड्रोजन अगर देखें तो 3 × 2 = 6, तो प्रोडक्ट में भी मिलाओ देखो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो जब 6 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर भी मिलाया गया तो 3 × 2 = 6, तो ये भी 6 हुए, जब ये भी 6 हो गए तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। अब बात करते हैं कि SO4 के, तो SO4 कुल मिला के हम लोग का सल्फर 3 होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो 3 हुआ, अब 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 सल्फर हो गया और 4 को क्या हो गया 4 ऑक्सीजन है, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ ना सर जी, पूरा बैलेंस है, क्या है बैलेंस, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसा इक्वेशन कहा जाएगा, बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हम लोग का बैलेंस इक्वेशन है, तो मैं सोचूंगा कि आप लोग को ये मेथड बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, कि आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, इस मेथड में ना बड़े से इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर मान लो ये मेथड हम लोग नहीं अपनाते तो जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो सिंपल मेथड होता है उसमें क्या करो, माइंड लगाओ और देखो जहां पर जिसका डिक्रीमेंट हो रहा है वहां पर उसका इंक्रीमेंट कर दोगे। तो चलो उस मेथड को भी एक बार फिर से देख लेते हैं, इसी रिएक्शन को, ठीक है, यही रिएक्शन मैं इसको डस्ट कर रहा हूँ और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। हाँ, जब आयरन है तो इसमें क्या है, इसमें भी आप लोग चाहो तो बता सकते हो कि जब आयरन मेल किसी भी एसिड, कोई भी रिएक्टिव एसिड होता है, अगर उसमें डाला जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था।
और आज भी बता दे रहा हूँ कि कोई भी रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव एसिड से रिएक्ट करके या कंसंट्रेशन एसिड से रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। और फॉर्मेशन क्या करता है, साल्ट फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये साल्ट का नाम है फेरस सल्फेट है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा अनबैलेंस इक्वेशन है, बट इसको आप बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ आयरन है वो 2 है, बट रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कर लोगे तो यहाँ पे आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है और ऑक्सीजन कितना है, 12 है। बट यहाँ पर हम लोग के ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन 4 ही है ना और प्रोडक्ट में 12 है। तो ये रिएक्शन कहाँ बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस है ही नहीं। तो जब नहीं बैलेंस हो तो उसको बैलेंस करो। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 का अगर यहाँ पर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई अगर ऐसे नंबर से किया जाए जैसे हम लोग का 12 हो जाए, तो जैसे 4 3 12 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। हाँ, मैंने अभी बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर का वो एकदम एंड पे किया जाता है ना, कि बीच में आवश्यकता है तो बीच में कर दें, ऐसा रिएक्शन गलत माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 एंड पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया, सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। तो मतलब क्या कहते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो अब गबड़ा कौन सा रहा है, गबड़ा रहा हम लोग का हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है बट हम लोग के रिएक्टर में 3 2 6 हो गया। तो अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाए। तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। जैसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी हम लोग का 6 हो गया। अब मैच करा लो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं कि नहीं बराबर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर आयरन की बात है तो आयरन 2 हो गया, यहाँ पर भी आयरन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 6 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर भी 3 है तो यहाँ पर भी सल्फर 3 है। बात ऑक्सीजन की आती है तो हम लोग का 3 4 12 होगा तो यहाँ पर भी 4 3 12 होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन भी क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है, ठीक है। तो इस मेथड से, अब इसमें इस मेथड में क्या होता है कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे, किसी बच्चे का गलत भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने इससे प्रीवियस वाला जो रूल्स बताया उस रूल्स से क्या करना पड़ेगा, जोड़ घटाना सर जी तो सबको आता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बता पाओगे जोड़ घटाना करके। तो उसमें जोड़ घटा करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करा करके ए बी सी डी जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका मान निकाल करके अब उसमें पुटअप कर दोगे तो पुटअप करने से इजीली से हम लोग का जो रिएक्शंस होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर आप लोग को अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्या है, अगर हम लोग का ये जिंक है ना, तो जिंक है और ये भी अगर हम लोग का ये Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। अब इससे जब ये रिएक्ट करता है, हाँ ये हम लोग का रिएक्टिव होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ना। अगर लेस रिएक्टिव होगा ना तो इसमें हम लोग का रिएक्शन होगा नहीं, इसमें हाइड्रोजन बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब भी होना चाहिए हम लोग का रिएक्टिव एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, डायल्यूट नहीं होना चाहिए। तो जब कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब तो रिएक्शन होगा, अगर डायल्यूट रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी आप लोग लैब में अगर जाएंगे या फिर आएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो हम लोग का डायल्यूट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब बस जिंक उसके साथ रिएक्ट करेगा, अन्यथा जिंक की रिएक्टिविटी उससे ज्यादा होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी मेटल है एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, साल्ट फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये जिंक है और ये एसिड है, तो जिंक मेटल हुआ, रिएक्टिव मेटल है, और ये हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब ये से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस, ये बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी, जब आप लैब में आओगे तो उन्हें दिखाया जाएगा कि कैसे गैस हम लोग का क्या कर रहा है, प्रोवाइड हो रहा है ना। ये अगर जिंक का मेटल है बच्चा ना, इसका कलर ग्रे कलर का होता है। अब ये ग्रे कलर का अगर एसिड में डाला जाता है ना तो वो अगर आप इतना बड़ा पीस डालोगे जिंक का ना तो उसको मेल्ट कर देता है, गला गला करके उसे छोटा कर देता है और उसका कलर चेंज कर देता है। अब वो कैसा था, ग्रे कलर का था। अब बाद में देखोगे तो कैसा सॉलिड फॉर्मेशन होगा,
ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि ये एसिड की क्वालिटी को उसको मेल्ट कर देता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात रिएक्शंस की पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन की बात है तो जिंक है और ये Cl है। तो मैंने बताया कि व्हेन द रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, कि बैलेंस है, बैलेंस है नहीं बैलेंस। बहुत अच्छे। तो देखा गया कि जब बैलेंस नहीं, कैसे बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास जो हाइड्रोजन है वह एक है और क्लोरीन भी एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो क्लोरीन 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन वो बैलेंस नहीं है। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो इनको क्या करोगे आप, बैलेंस करोगे। किस मेथड से करोगे, दोनों मेथड से करेंगे हम लोग और दोनों को देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का 2 ठो और हाइड्रोजन भी 2 ठो, बट यहाँ पर 1 ठो। तो क्या किया जाए कि क्लोरीन भी 2 हो जाए और हाइड्रोजन भी 2 हो जाए ना। बहुत करोगे सर जी, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हम लोग का 2HCl हो जाएगा। तो 2 ठो हाइड्रोजन भी हो गया और 2 ठो क्लोरीन भी हो गया। तो यहाँ पर भी देखा गया कि 2 ठो क्लोरीन है। तो अब जाकर के रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन हुआ बैलेंस, ठीक है। तो जब हम लोग का यह बैलेंस रिएक्शन हुआ तो अब देख लेते हैं थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस इसी को देख लेते हैं कि इसी को हम लोग मैथमेटिकल प्रोसेस से कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब मैथमेटिकल प्रोसेस से अगर देखा जाए तो चलिए, अब यही था, क्या था, जिंक HCl रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड, रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या माना था, यहाँ पर A जितने होंगे बढ़ता जाएगा, B C और ये क्या हो गया D ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जिंक 1 है, तो फॉर जिंक के लिए चलते हैं, फॉर जिंक। जब जिंक के लिए बात चले तो यहाँ पर हो जाएगा A और प्रोडक्ट में कितना है, बराबर C, ठीक है। अब किसके लिए बात चलते हैं, बात हो जाए हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन। तो जब हम लोग का हाइड्रोजन के लिए होगा तो हाइड्रोजन कितना है, B है, वहां पर हाइड्रोजन कितना होगा, D। तो D में कितना है, 2D। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर B इक्वल टू D हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। तो फॉर क्लोरीन के लिए, फॉर Cl, तो Cl मतलब क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरीन B है, बट वहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2C होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया था कि जो ज्यादा बार आया हुआ है उसकी वैल्यू 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, C लग रहा आया है। तो C की वैल्यू कितना लेट कर लेते हैं, 1 कर लिए, अच्छी बात है, कर लिए। तो अब यहाँ पर जैसे ही C की वैल्यू 1 रखोगी तो A का मान भी कितना आएगा, 1। तो यहाँ से A का मान निकल गया सर। जब A का मान निकल गया तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग, या फिर यहीं से B इक्वल टू 2D है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे इस वाले से, क्योंकि हम लोग के पास ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो, जहाँ पर जैसे आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग वैसा रखेंगे। तो B इक्वल टू 2C है, तो C का मान 1 है, तो जैसे ही C इक्वल 1 पुट अप करोगे तो B का मान मिल जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो B की वैल्यू मिल गया 2, और जब B का मान मिल गया 2 तो D का मान भी मिल ही सकता है। जब B का मान मिलेगा तो यहाँ पर रख दोगे 2 इक्वल टू 2D है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो B का मान मिला 1, तो D का मान भी मिल गया। तो सबका मान मिल गया है। जब सबका मान मिल गया तो अब इसी वैल्यू को उठा करके अपर वाले रिएक्शन में क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं, ठीक है। जब अपर्स वाले रिएक्शन में पुट अप कर दोगे तब देखो क्या होगा, जैसे ही हम लोग पुट अप करेंगे मतलब A, तो A की वैल्यू 1 ना, तो A के प्लेस पर हम लोग पुट अप कर देते हैं 1। B, तो B की वैल्यू कितना है, 2, तो हमारे पास ये B है तो B के स्थान पर रख देते हैं 2। बात आती है C की, तो C की वैल्यू मैंने लेट किया था 1, तो C की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। बात आती है D की, तो यहाँ से D का मान भी कितना आया हुआ है, 1, तो हम लोग D के प्लेस पर कितना रख देंगे, 1। अब देखोगे तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा क्या होगा, बैलेंस होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। कौन सा इक्वेशन कहा जाएगा, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग इस बातों को समझो ना, ज्यादा कुछ है नहीं,
बस इसमें क्या है, थोड़ा सा वही जोड़ घटाना है ना, तो उससे आप लोग कर सकते हो। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो कल इसके बाद आगे बढ़ेंगे।